दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है, आप लिखा हुआ देख रहे हैं, लिखा है बीजापुर शैली। तो आज हम आपको बीजापुर शैली से पढ़ाएंगे। और बीजापुर शैली से आपने भी देखा है जो गत वर्षों के इतने सारे क्वेश्चन पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, आपने देखा है कि उसमें जो क्वेश्चन मिलता है आपको इन शैलियों से जरूर प्रश्न मिलेगा। तो मैं इसीलिए आपको ये टॉपिक लेकर आई हूँ और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डीपली लेकर चलेंगे इसको। मेरा मतलब है कि आप देख रहे हैं एग्जाम में कुछ इस तरीके की चीज़ें पूछ ली जाती हैं, थोड़ा सा कभी कभी हटके पूछ लिया जाता है। चीज़ें तो सामान्य होती हैं लेकिन उसको थोड़ा सा हटा देता है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि कभी कभी बच्चे घबरा जाते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से ही आपको लेकर आई हूँ चीज़ों को, जिससे आपको घबराहट बिल्कुल ना हो। तो वही चीज़ मैं आज लेकर आई हूँ। जो दक्षिणी शैली का प्रमुख केंद्र है बीजापुर में लेकर आई हूँ। और बीजापुर कर्नाटक का जो प्रांत में है, कर्नाटक प्रांत में है या कर्नाटक के ही शहर का एक हिस्सा है। तो आप देखेंगे अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1490 में यूसुफ आदिल शाह के द्वारा हुई थी। तो इसकी स्थापना देखेंगे बच्चों, स्थापना 1490 ईस्वी में किसके द्वारा हुई थी? पूछेगा किसके द्वारा। तो यूसुफ आदिल शाह, सॉरी ये है आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब आगे देखेंगे जो आदिल वंश की स्थापना हुई थी वो किसने की थी? आदिल वंश की स्थापना, तो देखेंगे आदिल वंश की स्थापना, आदिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई होगी? आप आइडिया लगा सकते हैं। तो आदिल वंश की स्थापना भी यूसुफ आदिल शाह के द्वारा ही की गई थी। ये कहिए, यहीं पर हम इसको भी लिखा सकते थे आदिल वंश के स्थापक। तो यहां भी आप लिखेंगे यूसुफ आदिल शाह के द्वारा आदिल वंश की स्थापना की गई थी। ये देखिए, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बीजापुर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? तो बीजापुर का प्राचीन नाम कभी पूछ लिया जाता है तो आप यहां लिखेंगे वियपुर। बीजापुर का प्राचीन नाम वियपुर था, इसी के आगे ये चलकर बना है बीजापुर। अब इसमें दूसरी चीज आती है, इसमें एक ईरानी तथा तुर्की साहित्यकारों को निमंत्रण दिया गया था। किसके द्वारा? यूसुफ आदिल शाह के द्वारा। तो ये चीज मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है, ये ओरली है और ये इस तरीके की चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो मैं कुछ आगे थोड़ा सा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वही लिखाऊंगी आपको, जिससे आपको ज्यादा माइंड में होच पोच भी नहीं होगा। तो आगे देखेंगे इसमें कुछ ग्रंथ चित्रित हुए हैं। इसके ग्रंथ देखेंगे, ग्रंथों के नाम, जो ग्रंथ चित्रित किए गए हैं या चित्रित ग्रंथ। तो ग्रंथ का नाम क्या क्या था? कुरान शरीफ, कुरान शरीफ और अनवर ए सुहेली, अनवर ए सुहेली। इसके बाद देखेंगे आप अनवर ए सुहेली और यूसुफ जुलेखा के कुछ ग्रंथ हमें यहां से मिलते हैं। अनवर ए सुहेली और यूसुफ जुलेखा के, यूसुफ जुलेखा के कुछ ग्रंथ भी, ग्रंथों से जुड़े कुछ चित्र भी हमें यहां से मिलते हैं। अब देखेंगे आप, एक इसमें आता है चांद बीबी। चांद बीबी का जिक्र जो है आप देखेंगे अगर, तो दक्षिणी की जो शैलियां हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए आप। तो ये कौन थी? तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि दक्षिणी शैली में जो चांद बीबी का जिक्र आता है वह कौन थी? तो चांद बीबी या चांद सुल्ताना तो अली आदिल शाह की जो बेगम थी। मैं इसको मिटा के लिखा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज आपको करा दूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है समझने में या फिर लिखने में। तो आप देखेंगे इसकी बीजापुर की जो स्थापना हुई थी वो 1490 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो यूसुफ आदिल शाह के द्वारा की गई थी।
जो क्या थे, आदिल वंश के संस्थापक भी थे। तो आदिल वंश की जो स्थापना की थी वो यूसुफ आदिल शाह ने की थी। और इसका प्राचीन नाम क्या था, बीजापुर का वियेपुर प्राचीन नाम था। इसमें जो ग्रंथ चित्रित किए गए वो कौन से थे, अनवर ए सुहेली, कुरान शरीफ। तो ये इस प्रकार के कुछ ग्रंथ थे। अब आप सोचेंगे अनवर ए सुहेली तो मुगल काल में भी आया था, तो अनवर ए सुहेली के कुछ चित्र वहां पर चित्रित किए गए थे और कुछ यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। तो इस तरह से जो इसका जिक्र आता है वो दोनों जगह पर आता है। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई मैं मानती हूँ प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी आपको। अब आगे हम इसमें जो आपको समझाने वाले थे चांद बीबी के बारे में। तो चांद बीबी के बारे में आप देखेंगे, चांद बीबी कौन थी, ये देखिए चांद बीबी या चांद सुल्ताना या चांद सुल्ताना करके इनका नाम आता है। ये कौन थी, इनका नाम बहुत आता है जब आप ये शैली पढ़ेंगे, बीजापुर और आगे गोलकुंडा भी। अली आदिल शाह प्रथम की बेगम, कौन थी ये, अली आदिल शाह प्रथम की बेगम। ये देखिए, क्योंकि इनके बारे में जैसे जैसे जब मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगी, जो शैली की जो अभी केंद्र बची हैं इसके, जब मैं ये आगे आपको पढ़ाऊंगी तो सबसे ज्यादा इनका जिक्र आएगा, इसीलिए इनको जानना बहुत ही जरूरी था। तो ये कौन थी, अली आदिल शाह की प्रथम बेगम थी। अब आगे आप देखेंगे चांद बीबी को किस चीज का शौक था, चांद बीबी को शौक था, पूछा अगर जाता है कि चांद बीबी को किस चीज का शौक था, तो चांद बीबी को जो शौक था वो फूलों के चित्र बनाना और सितार बजाने का शौक था। तो फूलों के चित्र ये बहुत बनाती थी, चित्र बनाना और सितार बजाना, सितार बजाने का शौक था चांद बीबी को। अब आप आगे देखेंगे इनका मकबरा कहाँ है, चांद बीबी का मकबरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है। तो कहाँ है, अहमदनगर में है, अहमदनगर। अभी हम आपको पढ़ाएंगे आगे अहमदनगर। ये मैं यहाँ पर इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि अली आदिल शाह प्रथम जो है वो बीजापुर से जुड़े हैं और बीजापुर में ही की इनकी जो पत्नी है वो चांद बीबी है। फिर इनके शौक के बारे में आएगा, फिर इनका जो मकबरा है वो कहाँ बना है। तो इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखा दिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे इसमें आपको एकदम से याद भी हो जाएगा क्योंकि जो चीज़ जहाँ आ रही है मेरा मानना है उसको वहीं लिखा देना चाहिए। अब आप आगे देखेंगे इसमें उजूम अल उलूम, उजूम अल उलूम। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि ये लिखा हुआ मिल जाए आपको और पूछे कि इसका अर्थ क्या है, नीचे लिखी लाइन में या नीचे लिखे ऑप्शन में से दिए गए कुछ ऑप्शन हैं, उन ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो चलिए हम इसको पहले आपको थोड़ा सा लिखा देते हैं फिर आपको इसके बारे में बताते हैं। तो ये देखिए ये क्या था, चेस्टर बेटी लाइब्रेरी, ये था चेस्टर बेटी लाइब्रेरी। ये आपने सुना होगा चेस्टर बेटी लाइब्रेरी, मैंने अभी इतना लिखाया है, आपने इसके बारे में सुना होगा डबलिन लाइब्रेरी। कहाँ है, डबलिन में, डबलिन, और डबलिन कहाँ है, आयरलैंड में, जिसका वर्तमान नाम क्या है, आयरलैंड लाइब्रेरी है। और ये यहाँ पर सुरक्षित है, क्या सुरक्षित है, पहले हम इसको जानेंगे कि ये क्या है। तो अब इसको देखेंगे आप, ये क्या है, इसमें चित्र हैं 876, क्या है ये, तो इसमें 876 चित्र हैं, 876 चित्र हैं और 140 नक्शे, 140 नक्शे और तालिकाएं, जिनसे जानते हैं क्या होता था। जैसे आजकल आप
आपको कहीं जाना है, तुरंत आप फ़ोन चेक करते हैं, गूगल पे देखेंगे, अरे ये डालते हैं, उसके बाद तुरंत से आपको मैप आ जाता है, आपको रास्ता नहीं पता। ऐसे ही उस समय जब इन लोगों को कहीं जाना होता था या कुछ देखना होता था तो ये नक्शे उठाते थे और उसमें कुछ छोटे छोटे चित्र भी बने होते थे नक्शे में, और उसी से पहचान करते थे कि हमें कौन सी दिशा में चलना है, किस तरीके से जाना है, कहाँ का रास्ता चुनना है। तो ये नक्शे होते थे और ये नक्शे जो ये इतनी चीज़ें हैं ये यहाँ पर सुरक्षित है। चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन आयरलैंड में ये चीज़ें सुरक्षित हैं। इसके बाद मैं आगे आपको कुछ चीज़ें और बताने वाली हूँ। इसमें पूछ लिया जाए गोल गुंबद, गोल गुंबद क्या है? तो गोल गुंबद क्या है? तो गोल गुंबद जो है वो है आपका बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। बीजापुर के सुल्तान कौन थे? बीजापुर के सुल्तान, क्या नाम था बीजापुर के सुल्तान का? मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह, यहां लिख देती हूं मैं, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। आदिल शाह का मकबरा, मकबरा ये देखिए, ये बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो क्या है? गोल गुंबद है, जिसको गोल गुंबद नाम दिया गया है। अब देखिए इसका निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण देखेंगे, फारसी के एक वास्तुकार थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। निर्माण, और फारसी के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? तो दाबुल के याकूत ने, फारसी वास्तुकार थे, फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि गोल गुंबद का निर्माण किसने कराया था और आपको ऑप्शन दे दे तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है। कब कराया था? पूछ ले कब हुआ था इसका निर्माण? तो 1656 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। अब बात आती है कि इस जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ की बात आती है। विजय स्तंभ गोल गुंबद है जो अपनी स्थापत्य विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ क्या है? गोल गुंबद। और गोल गुंबद क्यों प्रसिद्ध है? अपनी स्थापत्य या अपनी स्थापत्यता के लिए ये प्रसिद्ध है। स्थापत्य कला के लिए या स्थापत्यता के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसके आगे हम लिखेंगे गोल गुंबद क्या है? ये एक गोल गुंबद है, लिखेंगे गोल गुंबद अपनी स्थापत्यता के लिए प्रसिद्ध है। अपनी स्थापत्य कला के लिए, यह स्थापत्यता के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध माना गया है। ठीक है, अब आप इसमें आगे देखेंगे थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं कुछ इसको थोड़ा कराना चाहती हूँ। कहाँ है ये? तो ये जो है ये कर्नाटक बीजापुर में है। कहाँ है अगर हम लिखवाएं इसको, कहाँ है? तो कर्नाटक, कर्नाटक कहाँ है? वर्तमान में कर्नाटक और उस समय का नाम बीजापुर। सॉरी, ये कर्नाटक में है बीजापुर। अब आप देखेंगे हीरो से सजा एक चित्र इसमें मिलता है। हीरो से सजा चित्र, हीरो से सजा इसमें चित्र एक हमें मिलेगा देखने को, और वो निजाम उल मुल्क आसफ शाह द्वितीय के व्यक्ति चित्र था। क्या था वो? निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। तो ये व्यक्ति चित्र था आसफ शाह द्वितीय का, आसफ शाह द्वितीय का ये व्यक्ति चित्र था। अब ये व्यक्ति चित्र था लेकिन इसको जो हीरो से सजा हुआ है, तो हीरो से सजाने का काम किसने किया था ये भी पूछा जाएगा। तो चलिए उनका भी नाम लिखते हैं, हीरो से सजाने का काम किसने किया था। तो इसमें आप लिखेंगे सजाया, किसने सजाया?
हीरो से सजाया तो उसका नाम भी आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो इसको जो सजाया था वो अली शाह ने सजाया था, अली शाह। यहाँ लिख लीजिए व्यक्ति चित्र, ये व्यक्ति चित्र था, व्यक्ति चित्र। ठीक है, अब आगे इसमें आप देखेंगे जो प्रसिद्ध चित्र है, इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र है और ये जरूर आता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां देखेंगे प्रसिद्ध चित्र है चोगान प्लेयर, और यही आपने सुना भी होगा और यही आप सुनना भी चाह रहे होंगे कि मैम ने अभी तक ये क्यों नहीं बताया है। तो देखिए इसका प्रसिद्ध चित्र है चोगान प्लेयर, और इसका जो उत्कर्ष काल था वो था इब्राहिम आदिल शाह के समय का। इसका उत्कर्ष काल क्या था? इब्राहिम आदिल शाह के समय। ये जो चोगान प्लेयर है ये किसके समय का चित्र है? इब्राहिम आदिल शाह के समय का। अब देखिए जहांगीर ने एक सभी भेंट की थी, तो यहां लिखेंगे सभी भेंट की गई। किसके द्वारा और किसको भेंट की गई थी? तो आप लिखेंगे जहांगीर ने सभी भेंट की थी आदिल शाह को। यहां लिखेंगे आदिल शाह को किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, जहांगीर द्वारा ही सभी भेंट की गई थी। अब आगे इसमें कुछ और मैं बता देना चाहती हूँ। अब आप देखेंगे इस शैली पर जो प्रभाव है वो फारसी, ईरानी, तुर्की और अपभ्रंश शैली का है। प्रभाव है फारसी, ईरानी, तुर्की और अपभ्रंश शैली का प्रभाव है। अपभ्रंश शैली का प्रभाव इस पर है। अब इसके कुछ चित्र मैं आपको बता देना चाहती हूँ। इसके कुछ चित्र हैं। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का चित्र है। चित्र देखिए, चित्रों के नाम है इसके सुल्तान अब्दुल्ला, और ये कहाँ सुरक्षित है वो भी बताएंगे। ये चित्र है सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का चित्र है, और ये कहाँ सुरक्षित है? पहले इसका माध्यम देख लीजिए। इसका माध्यम है टेम्परा। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ये देखिए टेम्परा इसका माध्यम है, और 1640 ईस्वी में ये बना है। 1640 ईस्वी में बना है, और ये कहाँ सुरक्षित है ये भी देख लीजिए। वैसे तो जो भारतीय चित्रकला का प्रमुख केंद्र, चित्रों के संग्रह का जो प्रमुख केंद्र है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, तो ये चित्र भी वही सुरक्षित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इसमें आप देखेंगे तो इंडियन हिस्ट्री आपको पूरी ही मिल जाएगी। बहुत सारे चित्र, और आप देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसमें जाएंगे। तो आप देखेंगे इसके और भी चित्र है। हाथियों की लड़ाई, बहुत अच्छा चित्र है ये भी, हाथियों की लड़ाई का। हाथियों की लड़ाई है, और इसके बाद है रागमाला के चित्र। हाथियों की जो लड़ाई है ये भारत इतिहास संशोधन मंडल पूना में है। कहाँ है ये? भारत इतिहास संशोधन, और ये कहाँ है? मंडल पूना। दूसरा आता है इसमें रागमाला के चित्र। तो रागमाला के जो चित्र हैं इसमें, ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय के हैं। इब्राहिम
आदिल शाह द्वितीय के समय ये चित्र बने, रागमाला के चित्र। पूछ लिया जाता है कि बीजापुर शैली में रागमाला के चित्र किसके समय बने हैं, तो आप कर देंगे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय। एक नौरस है किताब है, नौरस या चौगान प्ले, एक है चौगान प्लेयर, तो आप लिखेंगे चौगान प्लेयर। चौगान प्लेयर मैं आपको लिखाई चुकी हूँ। और नौरस का चित्र है, नौरस। तो देखिए ये थी आपकी बीजापुर शैली जो कर्नाटक प्रांत में है। और आप आगे इसमें अगर इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अहमदनगर शैली। बस आगे छोटी छोटी है, ये थोड़ी सी बड़ी थी क्योंकि कुछ प्रमुख केंद्र हैं और इससे एक प्रश्न जरूर ही आएगा, आपको पूछा जाएगा, जो हर साल मैं देखती हूँ हर कंपटीशन कला के से रिलेटिव हर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इसको याद करके चलेंगे, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उसको जरूर नोट करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि वो आएगा एग्जाम में। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मैम ने क्या इंपॉर्टेंट बताया था, वही पूछा भी गया है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़कर जाएंगे। चलिए अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में अहमदनगर शैली के साथ, तब तक पढ़ते रहिए।